वो कृषि ही देता है। और इंडिया में विश्व के ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जो विकासशील हैं, जो अल्प विकसित हैं, अभी वो जो है कृषि प्रधान जो है देश हैं। और आप जानते हैं ऐसे देशों की संख्या विश्व में ज़्यादा है। अफ्रीका के आप देखेंगे मोस्टली 2-4 कंट्री को छोड़ दिया जाए तो सभी विकासशील और अल्प विकसित हैं। एशिया महाद्वीप में भी यही हाल है, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो विकासशील हैं या अल्प विकसित है। तो कृषि अपने आप में ज़्यादातर देशों का जो है वो आधार है और कृषि प्राचीन काल से हो रही है। पहले जो कृषि होती थी ये बहुत अच्छा होता था क्योंकि हम नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलते थे। हम मिट्टी का और बाकी चीज़ों का दोहन नहीं करते थे। जो पौष्टिक जो अच्छे कवक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में रहते थे और हम लोग उतना ही जो है पानी या खाद या ऐसी चीज़ों का उपयोग करते थे जिससे उत्पादन हमें शाम भर का मिल जाता था और मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो भी बना रहता था, पर्यावरण भी पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई, भारत में हरित क्रांति कब आई है? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर, वाटर इन सब का उपयोग किया जाने लगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद का, पानी का उपयोग किया जाने लगा तो मिट्टी क्या होने लगी? दूषित होने लगी। जो जल है वो दूषित होने लगा और ऐसे बीज लगाए जाने लगे जिसमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है ये भी घटने लगा। यानी कि हरित क्रांति के बाद से ही आपके यहाँ ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है मिट्टी और पानी के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे फसलें होने लगी, ऐसे बीज लगाया जाने लगा जो उत्पादन ज़्यादा दे। अब कोई भी चीज़ जैसे आपको ज़्यादा आए तो इसके लिए हमें क्या, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको अच्छी किताबें देनी होंगी, आपको अच्छा माहौल देना होगा, तब जाकर के कोई चीज़ आपको अच्छा आएगा। ऐसे ही अगर कोई बीज है तो उसको उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए टाइम टाइम से पानी, टाइम टाइम से खाद और अन्य चीज़ें आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी, तो उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा। और किसी को लग रहा है कि चलो धीरे धीरे सीख लेगा तो उस पर ज़्यादा समय या ज़्यादा पैसा या ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही कृषि भी है। तो जब तक हम नॉर्मली ऐसे बीज लगा देते थे और हमें कृषि में उत्पादन काम भर का मिल जाता था तो मिट्टी और जल की गुणवत्ता भी बनी हुई थी। लेकिन जब हरित क्रांति आई और हमने ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्म के बीज लगाया, उसमें अच्छी किस्म की खादें डाली और इसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त जल भी उसमें उपलब्ध कराया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी भी ऊसर होने लगी और जो जल की मात्रा है या जो एक तरीके से कहेंगे जल का जो लेवल है धरती में वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो हरित क्रांति से अनाज के क्षेत्र में हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता आ गई। अब हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, हमें किसी से ये आयात करने की जरूरत नहीं रह गई। और वर्तमान में तो ऐसा है कि हम इससे विदेशों में निर्यात भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता तो बढ़ी लेकिन नुकसान भी हुए। किसी भी चीज़ के फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। तो अब वर्तमान में जो कृषि है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते थे तो कम उत्पादन होता था, लेकिन उससे जो चीज़ें थी प्रभावित नहीं होती थी। फिर हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा, कई गुना बढ़ गया हरित क्रांति के टाइम में। और ये उत्पादन हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ क्योंकि हम आत्मनिर्भर हुए, हमारा निर्भरता जो है अन्य देशों पर समाप्त हुआ। लेकिन वर्तमान में क्या है, उत्पादकता घट रही है क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हमने हद से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर दिया है जिसकी वजह से जो मिट्टी है क्या हो रही है, वो क्षारीय होती जा रही है। तो अब वर्तमान में जो कृषि का पैटर्न है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के लिए, जल के लिए अनुकूल नहीं रह गया है। तो अब हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी कृषि पद्धति अपनाएं कि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो जल है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो स्वास्थ्य है, इसकी क्वालिटी बरकरार रहे। तो वापस फिर हम पुरानी पद्धति पे आ रहे हैं या कहिए कि कुछ ऐसी पद्धति अपना रहे हैं जिससे कि बाकी जो चीज़ें हैं उनका संरक्षण हो सके। तो इसीलिए हमारे लिए आज का जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है, सतत कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो, जो धारणीय हो, जो उपयोगी है, जो हमेशा चलता है। ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इतना उपयोग कर लें मिट्टी का कि फिर उसमें से उत्पादन ही ना हो, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो खाएंगे क्या, फिर से वही गरीबी, भुखमरी वापस लौट आएगी। कल की क्लास में बात हुआ था ना कि जब आखिरी पेड़ खत्म हो जाएगा, जब आखिरी मछली खत्म हो जाएगी, जब आखिरी सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे तो क्या हम पैसा खाएंगे? तो हम पैसा तो खा नहीं सकते हैं। तो यानी कि इन सारी चीज़ों का संरक्षण हमें करना ही पड़ेगा। तो ये है कृषि। अब जो कृषि तंत्र है इसमें कृषि के प्रकार देख लेते हैं। तो कृषि के प्रकार में निर्वाह, निर्वाह मतलब समझ रहे हैं ना, जीवन जीने भर का, यानी कि उतना उत्पादन जितने में आपके परिवार का जो पेट है वो भर जाए, आपके परिवार की आजीविका
चल जाए, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। और भारत में ज्यादातर जो किसान है वो ऐसे ही कृषि करते हैं, क्योंकि सब सीमांत किसान है या अधिकतर जो है वो सीमांत किसान है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अब 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जनसंख्या ज्यादा है, सबको पता है कि जनसंख्या ज्यादा है, सभी के परिवार में जो है कम से कम 6 से 7 सदस्य होते ही हैं, ये कम से कम है, बहुत अपवादी ही होते हैं कि उससे कम सदस्य हो, अन्यथा इससे ज्यादा होते हैं। मोस्टली एक परिवार में 5 से 6 बच्चे ही हो जाते हैं, जहाँ पे अभी अशिक्षा का या ऐसी चीजों का अभाव है। तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 10-12 परिवार है और छोटा जोत है, तो जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, निर्वाह भर का ही होगा, यानी कि उनके खाने भर का ही होगा। तो ऐसी कृषि को हम कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि आपके पास छोटा लैंड है और उस छोटे लैंड से आप साल भर में कई किस्म के फसल उगा ले रहे हैं, धान भी उगा ले रहे हैं सीजन में, फिर गर्मी के सीजन में आप दूसरा कोई दलहनी फसल उगा रहे हैं, ठंडक में आप गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि आप खेत को बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए या कहिए कि कुछ महीने के लिए उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसमें हमेशा कोई ना कोई फसल उगा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, गहन निर्वाह कृषि, यानी कि निर्वाह के लिए ही हो रहा है लेकिन पूरा यूज होगा। और एक होता है आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि एक फसल लगाया, चाहे धान लगाया और फिर छोड़ दिया, और फिर जब धान का सीजन आया तो बस धान लगाया। अभी भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ सिर्फ धान की ही फसल होती है, लेकिन ऐसा भी है कि वहाँ पे धान की 2-3 फसलें लोग काट लेते हैं, लेकिन बहुत जगह है कि एक ही फसल में वो उत्पादन कर लेते हैं, फिर उसी को वर्ष भर बैठ करके खाते हैं, फिर अगले साल फिर वो धान लगाते हैं। तो ऐसी कृषि जो बहुत, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही जिस खेत में कोई फसल उगाया जाए, वो आदिम निर्वाह कृषि हो जाती है। जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था कि कोई एक फसल उगा लेते थे लोग और उसी से अपना काम चलाते थे, तो वो आदिम निर्वाह हो जाएगा। और गहन निर्वाह कि पूरे वर्ष कोई ना कोई फसल उसमें से उगाते रहिए, ताकि आपके परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं खाद्यान्न से रिलेटेड, रोटी से चावल से लेकर के जितनी भी चीजें हैं वो आपकी कृषि से पूरा हो जाए। क्योंकि छोटा कृषि है तो निर्वाह भर ही हो सकता है, तो ये गहन निर्वाह है। और दूसरा आपका आदिम निर्वाह कृषि है। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि भी कहते हैं या इसी को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। 3 नाम याद रखिए, स्थानांतरित कृषि, झूमी कृषि या कर्तन दहन कृषि, 3 नाम इसे के हैं, ठीक है। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहिए, और उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित। इसी को झूमी कृषि भी कहते हैं। और कर्तन दहन यानी कि कहीं पर भी पेड़ पौधे को काट करके जला दीजिए, जलाने के बाद उस मिट्टी पे आप उत्पादन कीजिए, जब उस मिट्टी की उत्पादकता समाप्त हो जाए तब उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए और वहाँ पे फिर जंगलों को, झाड़ियों को काट करके साफ कीजिए और फिर से कृषि कीजिए। इसी को झूमी कृषि, स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि कहते हैं। और ऐसी कृषि ज्यादातर कहाँ प्रचलित है, तो ये आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील के जंगल के आसपास, और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के आसपास। इंडिया में बात करेंगे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पर खास करके मिजोरम वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व के जो आपके देश हैं, एशिया के दक्षिण पूर्व में जो देश हैं, यहाँ पर भी इस तरह की कृषि की जाती है। तो विश्व की पूरी बात करेंगे तो ज़्यादातर ये उन्हीं कंट्रीज में होती है जहाँ अभी जनजातियाँ बड़े पैमाने पर हैं या गरीबी है। यूरोपीय कंट्रीज और उत्तरी अमेरिका में जनजातियों की संख्या नहीं है या कम है, और इसलिए वहाँ पर इस तरह की कृषि नहीं पाई जाती। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप अभी पिछड़ा है, दक्षिणी अमेरिका पिछड़ा है, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी इलाका पिछड़ा है। तो इन इलाकों में कर्तन दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि होती है। लेकिन जहाँ पर डेवलप हो चुका है, डेवलपिंग हो चुकी कंट्रीज, यानी वहाँ पर जनजातियों जैसे नाम की चीजें बहुत कम हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पर ये कृषि नहीं होगा। क्योंकि ये कृषि कौन करती है, जनजातियां करती हैं, जो आज भी जंगल में रहते हैं और जंगल के उत्पाद से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस तरह की कृषि ऐसे लोग करेंगे। तो कॉमन सेंस का बात है, जहाँ पर गरीबी होगा, जहाँ पर जनजातियां होंगी, वहीं पर इस तरह की कृषि की जाएगी। ये अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, कर्तन दहन और स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है आपका चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण यानी कि बहुत सारे आपके देखेंगे अभी भी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, पशुओं के उत्पाद से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे लोग भेड़ चराते हो या बकरियां पालते हो या अन्य जो जीव हैं जो एक तरीके से कहिए झुंड में या एक तरीके से कहिए कि उनका वही जीवन यापन करने का तरीका होता है। तो ऐसे लोग भी कहाँ मिलेंगे, क्या ऐसे लोग डेवलपिंग कंट्री में मिलेंगे? नहीं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा, वहाँ शुष्क प्रदेश बहुत ज़्यादा है, अर्ध शुष्क प्रदेश बहुत ज़्यादा है अफ्रीका महाद्वीप में। और जहाँ पर शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश होगा, वहाँ पर क्या होंगे, घास फूस होंगे।
जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप में मिलती हैं। तो इस तरह की सबसे ज्यादा जो चलवासी पशुचारक होते हैं अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, एशिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। आपके यहाँ इस तरह के जो लोग होते हैं ना, राजस्थान में बड़े पैमाने पर मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, शुष्क अर्ध शुष्क एरिया है। आपके इंडिया का सबसे अर्ध शुष्क या शुष्क एरिया की बात करेंगे तो राजस्थान है। तो यानी कि जो चलवासी पशुचारक होंगे बड़े पैमाने पे आपको राजस्थान में मिलेंगे। जो पशु चराएंगे, पशुओं से मिलने वाला उत्पाद जैसे भेड़ से बाल, जैसे कि उनका दूध और जैसे कि दूध से अन्य उत्पाद, घी, दही, मट्ठा जो भी हो, उसी को वो प्राप्त करेंगे, उसका सेवन करेंगे, साथ ही उसको बेचेंगे और बेच करके अपने लिए अनाज और अन्य चीजें प्राप्त करेंगे। जो ऊन होगा उसको बेचेंगे और फिर उससे मिलेगा। और इसके अलावा शुष्क क्षेत्र और कौन सा होता है, ठंडा इलाका, यानी कि आपके जम्मू कश्मीर के इलाके में भी इस तरह के चलवासी जनजातियां पाई जाएंगी जो पशुचारण का काम करते हैं। तो भारत की बात करेंगे तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो है जनजातियां या ऐसे कम्युनिटी के लोग पाए जाएंगे जो पशुचारण करेंगे। और ये भी क्या होंगे, चलवासी होंगे। चलवासी क्यों होंगे, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए चारा, पानी, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है और ज्यादा टाइम तक एक जगह नहीं रह सकते। एक जगह रहेंगे, वहाँ का चारा, वहाँ का पानी समाप्त हो जाएगा, तो उन्हें चारे और पानी की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसीलिए भी क्या कहते हैं, चलवासी। जैसे आपके यहाँ जनजातियां या एक कमेटी मिलती है बंजारा, वो क्या कहते हैं, अपने पशुओं के साथ, अपने परिवार के साथ घूमते रहते हैं। वो कुछ हैंडमेड चीजें बनाते हैं, उसी को बेच करके दूसरी चीजें खरीदते रहते हैं। या वो कहीं कहीं आप देखेंगे भीख मांगते हुए या कहीं भिक्षा मांगते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो ये उनके जीवन का तरीका है, या तो वो कुछ हाथ से बनाएंगी छोटी मोटी चीजें, या तो वो जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो बंजारों को आप देखते होंगे, वो कुछ दिन कहीं रहते हैं और फिर कुछ दिन कहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं अपने पशु, अपने परिवार के साथ। तो ये सब क्या है, चलवासी पशुचारक है, ठीक है। और इनकी भी संख्या कहाँ मिलेगी, वे देश जो भी विकसित नहीं है, विकासशील है या अल्प विकसित है। और ऐसे देश ज्यादातर एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जो देश हैं यहाँ मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग जितने भी नान विकसित देश है, यानी कि विकासशील और अविकसित है, सब जगह मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी इनकी संख्या बड़े पैमाने पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, चलवासी पशुचारक हो गए। इसके बाद बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें हम खरीदने के लिए कृषि करें, सॉरी बेचने के लिए कृषि करें। और ऐसे कृषि जो होते हैं ना, बड़े लैंड में होता है। जो वाणिज्यिक कृषि होता है, कैसा होता है, बड़े लैंड में होता है, बड़े एरिया में किया जाता है। और ये मोस्टली बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे वाणिज्यिक अनाज आते हैं। जैसे जिनके पास बड़ा लैंड होता है, वो बड़े बड़े प्लॉट जो है गेहूं लगा देते हैं और उसको कंबाइन से काटने के बाद सीधे उसको बेच देते हैं। या बड़े प्लॉट में सरसों ही लगा देंगे, या बड़े प्लॉट में धान ही लगा देंगे और मशीन के द्वारा उसको कटवा देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे बेच देंगे, जिससे उनको फायदा होता है। क्योंकि बड़े लैंड में बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें बहुत ज्यादा उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, अच्छे किस्म का बीज लगा करके वो अच्छा उत्पादन कर देते हैं। मोस्टली जिसके पास लैंड ज्यादा होता है या पैसे होते हैं, ऐसे ही लोग इस तरह की कृषि किया करते हैं। तो ऐसी कृषि जो बेचने को ध्यान में रख करके किया जाए और अनाजों को उगाने के बाद सीधे बेच दिया जाए, वो क्या हो जाते हैं, वाणिज्यिक कृषि हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मिश्रित कृषि। और जो आपका मिश्रित कृषि है, यानी कि जो खाने वाली चीजें हैं उसके साथ साथ आप चारा या ऐसी चीजों का उत्पादन करें, साथ ही पशुपालन करें। मिश्रित कृषि में क्या होता है, खाद्यान्न के साथ साथ आप चारे का उत्पादन करें और पशुपालन करें। जब आप कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिश्रित कृषि। जैसे हमारे यहाँ मिश्रित कृषि पाया जाता है। मोस्टली किसानों के घर में आप देखेंगे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन जरूर करते हैं, उनके पास पशु जरूर होगा। पहले क्या होता था, उन्हीं पशुओं से खेत की जुताई करते थे, सामान ढोने का काम करते थे। जो डल्लक वगैरह होता था उसको कौन खींचते थे, बैलगाड़ी को जानवर ही खींचते थे। तो पशु सामान भी ढोते थे, पशु खेत की जुताई भी करते थे। तो इसी वजह से जितने भी किसान होते थे उनके पास जरूर 1 से 2 जोड़ी बैल और साथ ही भैंस या गाय जरूर हुआ करते थे, जो उन्हें दूध वगैरह प्राप्त कराते थे। तो मोस्टली एक घरों में कई सारे जानवर होते थे और तब चारागाह बहुत होता था, लैंड बहुत होता था, जनसंख्या कम थी, तो लोग अपने पशुओं को चराने जाया करते थे काफी दूर दूर तक। तो मिश्रित कृषि है ये, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है रोपड़ कृषि। ऐसी कृषि जिसमें पौधे जो है लगाए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या रोपा जाता है, धान की रोपाई होती है ना। अगर आपने देखा होगा प्याज, तो उसको भी एक बार करके लगाया जाता है। आपने देखा होगा गन्ना, उसकी भी क्या होती है, तने की रोपाई होती है, बीज नहीं डाले जाते। तो जिनके पेड़ लगाए जाते, पौधे लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, रोपाई वाली कृषि। और ऐसी कृषि कौन से होते हैं, गन्ना, चाय, कहवा, कपास, ऐसी चीजें
जूट, ये सब क्या हो जाते हैं आपके रोपड़ कृषि के उदाहरण होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें रबड़ आएगा, कहवा आएगा और इसके अलावा चाय आएंगे, ये सारे आपके आ जाएंगे रोपड़ कृषि में। नेक्स्ट है आपका सिंचित कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जहाँ पर सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हो। जैसे बहुत सारे लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आप बारिश अगर हो तो ही खेती कर सकते हैं, वहाँ पे सिंचाई के माध्यम उपलब्ध नहीं होते, यहाँ पे जल स्तर उतना अच्छा नहीं होता, तो उसे नहीं कहेंगे। यानी कि जहाँ पर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन है, अगर बारिश नहीं भी हो तो आप उसको सिंचाई करके उत्पादन कर ले, ऐसी कृषि को सिंचित कृषि कहते हैं। और भारत में ऐसी कृषि जो है वो ज़्यादा है जहाँ आप सिंचाई करके खेती कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास संसाधन पहले नहीं होते थे तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता होती थी गरीब होती थी, सबके पास ट्यूबवेल और पंपिंग सेट जैसे चीज़ों का उपलब्धता नहीं होता था, तो इस वजह से वो बहुत अच्छा कृषि नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी सबको मिल जा रही है, तो अब ये आसान हो गया। तो सिंचित कृषि मतलब जहाँ पर आपको पानी मिल जाए पर्याप्त रूप से और आप सिंचाई करके कृषि कर लें, वो आपकी सिंचित कृषि हो जाती है। जुताई रहित कृषि, ये कृषि आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी है, हाँ सिंचित कृषि है। फिर वर्षा निर्भर कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जो वर्षा पर ही निर्भर हो, अगर वर्षा ना हो तो फिर कृषि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ये बहुत आसान है, ये वर्षा निर्भर कृषि हो जाती है। शुष्क भूमि कृषि, ऐसी कृषि जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी जो है उत्पादन हो जाए, उसे क्या कहेंगे, शुष्क कृषि। जैसे आपका राजस्थान है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक का वर्षा पाया जाता है। वहाँ के कुछ क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर है और कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाता है। जैसे माउंट आबू की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके आसपास अच्छा वर्षा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा राजस्थान शुष्क होता चला जाता है, उधर वनस्पतियों और जीव जंतुओं की जो मात्रा है वो घटती चली जाती है। जबकि जो पश्चिमी राजस्थान है या कहीं पूर्वी राजस्थान है, ये क्या है आपका थोड़ा अच्छा है, उपजाऊ है, यहाँ पे पानी और वनस्पतियों की उपलब्धता पाई जाती है। तो 25 से 75 सेंटीमीटर की जो बीच में जो कृषि होती है, सब क्या हो जाते हैं, शुष्क कृषि हो जाते हैं। और आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि मतलब वो स्थान जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, आर्द्र कृषि भूमि कहते हैं। जैसे भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार यहाँ होता है। मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में दो तरह के वन पाए जाते हैं, एक तो शुष्क पर्णपाती है, एक आर्द्र पर्णपाती है। आर्द्र पर्णपाती वे थे जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, वो आर्द्र पर्णपाती है। और ऐसे इलाके में जो कृषि होगी वो क्या हो जाएगा, आर्द्र कृषि हो जाएगा। और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम या 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन होते थे। और ऐसे इलाके में जो कृषि होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शुष्क कृषि भूमि आपका आएगा वो। यानी कि आर्द्र कृषि की बात करेंगे तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी वो आपकी कृषि आर्द्र कृषि हो जाएगी। और शुष्क कृषि जहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर का होगा, ये आपके आर्द्र मतलब एक तरीके से कहिए कि शुष्क में आएगा, लेकिन शुद्ध रूप से कहेंगे शुष्क तो 25 सेंटीमीटर से 75 के बीच में आएगा, यानी कि वो आर्द्रता में भी कम है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, यहाँ पे बस इतना देखना कि शुष्क में 25 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होगी वो शुष्क हो जाएगा। राजस्थान की बात करेंगे तो 75 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ पाया जाता है। और आर्द्र कृषि की बात करेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर आपकी जो वर्षा वाला इलाका होगा वहाँ पे आर्द्र कृषि पाई जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य प्रकार जैसे विशिष्ट कृषि, ऐसी कृषि जिसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो कुल आय का कम से कम 50% आप नकदी फसलों से प्राप्त करें, वो विशिष्ट कृषि है। जैसे आपने जो भी आपका इनकम है उसमें से 50% आप अपने कृषि उत्पादों से ही प्राप्त कर ले रहे हैं। और ऐसे कृषि उत्पाद कौन से होते हैं, नकदी वाले, जो आप खाने के लिए नहीं बेचने के लिए उगाते हैं। जैसे गन्ना, जैसे चाय, जैसे कहवा, जैसे रबड़, जैसे नारियल, ये सब क्या हो जाते हैं, नकदी फसल हो जाते हैं। इनको हम खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उत्पादन करते हैं और ये हमारे आय का 50% हिस्सा होते हैं। यहाँ आप देखेंगे किसान अपने 50% लैंड में लगभग गन्ना वगैरह लगा देते हैं कि उससे हमें इनकम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न जो है उससे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिलता। तो विशिष्ट कृषि का मतलब कि वे कृषि जो आपके आय का 50% आपको दिलाते हैं या आपके आय में 50% का योगदान देते हैं, वे क्या कहलाएंगे, विशिष्ट कृषि कहलाएंगे। इसके बाद आपके आएंगे बहुप्रकारीय खेती।
आय में 50% का योगदान देते हैं, तो ये एग्जाम में तो बनता नहीं है। एक है आपका रैचिंग खेती। रैचिंग खेती का मतलब होता है कोई कृषि नहीं होता, यानी कि पशुपालन करके या उससे जो उत्पाद होता है उसको बेच करके जो आप प्राप्त करते हैं, ये रैचिंग है। एक तो था कि चलवासी पशुचारण, वो घूमते रहते हैं, लेकिन एक रैचिंग, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई है लेकिन उसने अपना डेयरी खोल लिया है, उसके पास खेती नहीं है, लेकिन वो पशुओं के उत्पाद को बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ये रैचिंग कृषि है। या उसने भेड़ बकरियां पाल ली हैं और वो घूम घूम के नहीं चराता, एक ही जगह उनको पाल रखा है, या जैसे मुर्गी हो गया, मुर्गी फार्म लोग लगा देते हैं, उससे अच्छा खासा इनकम प्राप्त करते हैं, तो ऐसे कृषि रैचिंग कृषि कहलाती है, यानी कि एक ही जगह रहे लेकिन पशुओं को पाल करके उनके उत्पाद से आप जो है इनकम गेन करे, तो रैचिंग है। लेकिन अगर पशुपालन कर रहे हो, घूम घूम करके चरा रहे हो और वही आपके जीवन का आधार है, तो आपकी चलवासी कृषि हो जाएगी, चलवासी पशुचारण। ठीक है, समझ में आ रहा है? रैचिंग और उसमें अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा आर्द्र या तर कृषि। आर्द्र या तर यानी कि बहुत ज्यादा नमी वाला, और बहुत ज्यादा नमी कहाँ होगा, जहाँ 200 से प्लस सेंटीमीटर वर्षा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्द्र या तर कृषि होगा। और ऐसे कृषि पश्चिमी घाट पे होगा, जो आपके पूर्वोत्तर हिमालय इलाके हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी आर्द्र और तर कृषि पाया जाएगा। तो ये याद रखेंगे ना, आर्द्र और तर वहीं पे होंगे जहाँ 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होगा, और आर्द्र कृषि की बात करेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा। शुष्क कृषि की बात करेंगे तो 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा में शुष्क कृषि होगा। और चलवासी की बात करेंगे पशुचारण के साथ, तो पशु जो चराते हैं जगह जगह घूम के, वो हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि कहेंगे तो वो जो झूमी कृषि होता है या कर्तन दहन कृषि होता है, इसको कहेंगे। गहन की बात करेंगे तो छोटे से लैंड में एक ईयर में ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हो जाएगा। और आदिम कृषि की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं, साल में बस थोड़े बहुत उत्पादन करके उसी से अपना जीवन निर्वाह करना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे है आपका, हाँ, तो इसी से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं, जैसे नीली क्रांति, और आपका जो हरित क्रांति है, खाद्यान्न, ठीक है, और साथ ही गुलाबी क्रांति, झींगा, ठीक है, और गोल क्रांति, रजत बात करेंगे तो अंडा, क्योंकि अंडा बिल्कुल गोल नहीं होता, आगे क्या होता है, गोल। तो गोल क्रांति की बात करेंगे, रजत क्रांति की बात करेंगे, अंडा, श्वेत क्रांति की बात करेंगे, उत्पादन हो जाएगा। साथ ही है आपकी सुनहरी क्रांति, फलों की या बागानी, बागानी नहीं, बागवानी, बागानी और बागवानी में अंतर होता है, मैंने ये चीज बताया था आप लोगों को, बागानी और बागवानी में अंतर होता है, बता दे रहे हैं। देखिए, बागानी फसलें वे होती हैं जहाँ पे फसलों का बागान लगाया जाता है, जैसे चाय का बागान, हम नहीं कहते चाय का खेत, हम चाय का बागान कहते हैं, और कहवा का बागान कहते हैं। ये क्या होता है, इसको बागान कहते हैं, ये खेत नहीं कहते इसको। तो चाय का बागान, कहवा का बागान, रबर का बागान, ये सब बागान होता है। लेकिन बागवान मतलब जिसमें फलों की खेती, फ्रूट्स जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी फ्रूट जिसके पेड़ बड़े होते हैं और जिससे आप फल का प्राप्ति करते हो, ये बागवान होगी ना। बेटी, वो बागानी में आ जाएगा, फूलों की खेती बागानी में आ जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आमों का ही पेड़ लगा दीजिए, तो कहवा एक ही तरीके से है, निश्चित लैंड पर लगा हुआ है, निश्चित भूमि पर। ऐसी बात नहीं है, निश्चित लैंड की बात नहीं। जैसे निश्चित लैंड में तो आप सिर्फ आम भी लगा सकते हैं, सिर्फ आंवला भी लगा सकते हैं, सिर्फ अमरूद भी लगा सकते हैं, मतलब निश्चित लैंड को भी तो होता है। लेकिन ये अंतर है ना, एक तो आपको फल फ्रूट दे रहा है और बहुत बड़े आकार का पेड़ है, तो आपके हो गए बागवानी। और जो छोटे आकार के हैं और आपको वो मतलब जो है इस तरह की सीधे आप खा नहीं सकते उसको, जैसे चाय आप सीधे तोड़ के पत्ती पी नहीं सकते, कहावत सीधे खेत से वो लैक्टस जो होता है उससे जो है आपका रबर हो गया, या जो चीज़ें आप तुरंत ला करके उसे यूज नहीं कर सकते, या नॉर्मली 2-4 नाम याद कर सकते हैं, जैसे चाय, कहवा, रबर, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, बागानी हो जाते हैं। और बागवानी में आपके जितने फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, ये लगभग आ जाते हैं। एक ही तरीके का पेड़ लग जाए, हाँ, एक ही तरीके की लगा दीजिए या कई तरीके की लगा दीजिए। अगर वो फ्रूट्स हैं तो मोस्टली क्या होंगे, बागवानी होंगे।
और बाकी जो आपके होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बागानी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो जो बागवानी है इसी को सुनहरी कहते हैं। बागवानी मतलब फूलों फलों की खेती। ठीक है, आगे है आपका धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। इंद्रधनुषीय जो है क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, ये कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं समस्त क्रांतियां इसमें आ जाएगा। यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए जितनी भी क्रांति लाई गई है उन सबको मिला करके जो आपका इंद्रधनुषीय क्रांति होता है ये माना जाता है। नेक्स्ट है आपका संरक्षित कृषि। संरक्षित कृषि भी आपका 3 तरह का है। पहला है न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें मृदा के साथ बहुत कम छेड़छाड़ हो, ये भी आपकी संरक्षित कृषि है। दूसरा फसल अवशिष्ट, यानी कि फसल अवशिष्ट का उपयोग करके आप उत्पादन कीजिए, ये भी आपकी क्या है, संरक्षित कृषि है। साथ ही फसल आवर्तन, जो हम फसलों का जो बदलाव करते हैं ना, एक फसल के बाद फिर मटर वगैरह लगाते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसी को जो बदला जाता है अंतराल अंतराल पे, इसी को आवर्तन कहते हैं। तो अगर ये 3 तरीके आप अपनाते हैं, मिट्टी के साथ छेड़छाड़ कम कर रहे हैं, जो भी उसके अवशेष निकल रहे फसल के उसको खेत में ही डाल दे रहे हैं। तीसरा आप क्या कर रहे हैं, फसलों को जो है अंतर करके लगा रहे हैं, यानी कि एक ज़्यादा पानी वाले ज़्यादा खाद वाले पेड़ के मतलब फसल के बाद कम पानी वाले कम खाद वाले फसल को लगा रहे हैं। और इसमें कौन से आते हैं, मोस्टली दलहनी फसलें, चना, मटर, मूंग, अरहर, ये जो सब आ जाते हैं क्या हो जाते हैं, ये सब राइजोबियम, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं ना जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। तो अगर ऐसे फसलों को लगा रहे हैं तो ये सारे क्या है, संरक्षित कृषि है, यानी कि ये सुरक्षा देते हैं मिट्टी को, जल को और वायु को, और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। तो संरक्षित कृषि में 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आया इतना? तो संरक्षित में आपने देखा कि जो है संरक्षण जुताई, ये क्या होता है, यानी कि ये बिल्कुल नया मॉडल है। आप खेती में जुताई बिल्कुल ना के बराबर कीजिए, ना मात्र की जुताई कीजिए, तो इसे कहते हैं संरक्षण जुताई। यानी कि जुताई तो करना है लेकिन ना मात्र की जुताई, बहुत हल्की जुताई, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत छेड़छाड़ ना कीजिए मिट्टी के साथ, यानी कि हल्की सी बस उसको कर दीजिए, बहुत गहरी जुताई नहीं, मिट्टी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत हल्की सी ऊपर के लेयर को ही आप जो है कर दीजिए, उसको जो होता है ना घुरघुरा कर देना, ताकि उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी में जो बीज है वो ढक जाए। तो बस इतनी नाम मात्र की जो जुताई हो जाए, इसी को क्या कहेंगे, संरक्षित जुताई कहेंगे। और इसके बाद इससे लाभ क्या होगा, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होगा, जो भूमि की उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगा। साथ ही यह जल, ऊर्जा और भूमि की उर्वरता की भी संरक्षण करती है, जल का संरक्षण करेगा, ऊर्जा का संरक्षण करेगा, ये सारी चीजें करेगा। और इसमें लागत भी कम लगता है, क्योंकि गहरी जुताई करने के लिए हमें अच्छा जो है ट्रैक्टर या जो उसमें लगने वाले फाल होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है, जिसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। लेकिन अगर आपको नाम मात्र की जुताई करनी है तो आप किसी भी नॉर्मल चीज़ों से भी जुताई कर सकते हैं, तो लागत कम आएगा, ये फायदे हो जाते हैं। और आपका एक है जुताई रहित कृषि, या इसमें आ चुका है नो टिल फार्मिंग या जीरो जो है टिलेज। ये इसमें क्या होता है, नो या जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं या नो मतलब भी कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल जुताई करनी ही नहीं है आपको, जो आपके खेत हैं आप बिना जुताई के ही उसमें फसल उगाइए। ये कैसे संभव होगा, जो भी अवशेष होते हैं, जैसे गेहूं काटने के बाद उसके अवशेष बचते हैं, धान काटने के बाद अवशेष बचते हैं, तो उन्हीं अवशेषों को खेत में बिछा दीजिए और उसके नीचे मतलब बीज लगाने के बाद अवशेषों को बिछा दीजिए और फिर उनको छोड़ दीजिए। तो जो अवशेष हैं जब वो सड़ेंगे तो एक तो उसको लेयर प्रदान करेंगे, तो उसके नीचे बीज अंकुरित हो जाएंगे और वो लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा रहेगा, तो उसके अंदर की नमी को भी जो है जाने नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा, मिट्टी जो होता है ना कार्बन को अब्जॉर्ब करके रखता है, तो अगर मिट्टी की जुताई करते हैं तो कार्बन बाहर आता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है। और आप जब आपको जुताई नहीं करनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे बचेंगे, आपको सिंचाई कम करना पड़ेगा तो सिंचाई के पैसे बचेंगे, आपको उर्वरक नहीं डालने होंगे या बहुत कम डालना होगा, क्योंकि आपने एक लेयर बिछा दिया तो उर्वरक का काम करेगा, आपको उर्वरक भी नहीं डालना है। अब जो मिट्टी है जब उसके अंदर इतनी सारी क्षमता आ गई है, पानी की क्षमता है, उर्वरता की क्षमता है और हर चीज़ की क्षमता है, यानी कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, तो उसके ऊपर कीटाणु और ऐसे बीमारियों का असर भी कम होगा और आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा, मिट्टी उर्वर हो जाएगी। तो कितने सारे फायदे हो गए बिना जुताई की कृषि के।
तो ये सारे कृषियाँ अब फिर से अपनाई जा रही है। जैसे प्राचीन काल में होता था, लोग बैलों से जोतते थे तो बहुत गहरी जुताई नहीं होती थी, हल्की सी जुताई हो पाती थी या बड़ी मुश्किल से उसको समतल कर पाते थे, और उसी में ले जा करके जो भैंस के गोबर और अन्य जानवरों के गोबर वाले खाद होते थे, लोग बड़े पैमाने पर इसको खेत में डालते थे, जिससे मिट्टी क्या रहती थी, उर्वर होता था। उसमें जो होने वाले खाद्यान्न होते थे वो पौष्टिक होते थे, सेहतमंद होते थे, और ना तो मिट्टी को परेशान करते थे, ना तो जल को, ना ही एनवायरमेंट को, और ना ही लोगों को कोई बीमारियां होती थी। आप देखते थे लोग पौष्टिक चीजें खाते थे, 100 साल प्लस जीते थे और कोई तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। अभी क्या होता है, बेबीज मतलब वो दुनिया में आती नहीं है, तभी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना तो उन्हें शुद्ध हवा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। तो जब कुछ शुद्ध नहीं मिलेगा तो ये हाड़ मांस का शरीर कितना झेल पाएगा, तो दिक्कतें तो होंगी ही। तो यही वजह है, मेन जड़ यही है कि जो हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रखा है, इसी की वजह से दिक्कतें हो रही। पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी ठंडी पहले लोगों को नहीं लगती थी, पहले लोग इतने अमीर नहीं होते थे कि सबके पास इतना कपड़ा हो, 1-2 कपड़े में उनका सालों गुजर जाया करते थे। तो क्या तभी तो ठंडी पड़ती थी, इससे ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, सतह का टेम्परेचर हर साल बढ़े जा रहा है। इसका मतलब ठंडी का जो रेशियो है घट गया, उसका जो टाइम पीरियड ही घट गया। लेकिन फिर भी देखिए क्या हाल है सबका, किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जैसे मौसम चेंज हुआ, सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम ही लोग हैं। हमारी जो पद्धति है, हमने जो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा बदल दिया है, इसी की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वापस हम फिर वही सारे टेक्निक अपना रहे हैं। जैसे होता नहीं, एक टाइम के बाद आदमी जब बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है और उसे डेवलप करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जब वो रोबोट भी बना लेगा, जब वो शीशे का महल भी बना लेगा, जब वो चंद्रमा पे भी चला जाएगा, मंगल पे भी चला जाएगा, तब उसे लगेगा कि अब कहाँ जाए, अब क्या करें। तो वापस आकर के फिर से लोग जानवर पालेंगे और फिर से हल चलाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि अब हमें सांस लेने की ना शुद्ध हवा है, ना अच्छी मिट्टी है, ना पानी है। तो वापस फिर क्या करेंगे, पुरानी पद्धति पे आएंगे और फिर से वही काम करेंगे जो हमारे पूर्वज किया करते थे। लेकिन अभी सबको जो है एक अजीब सा अंधा हो गया है इंसान विकास की होड़ में, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पैसे के अलावा। लेकिन जब लगेगा कि हमारे पास इतना पैसा हो गया लेकिन हमें लाइलाज बीमारी हो जा रही है और इस पैसे का हमारे जीवन में कोई मोल नहीं है, तब उसे समझ में आएगा कि हम इस पैसे को क्या करेंगे कमा के। लेकिन अभी ये होने में बहुत समय लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि हम अभी जुताई रहित कृषि कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नो टिल फार्मिंग, या इसी को हम कहते हैं जीरो टिलेज। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं, ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए IAS जैसे एग्जाम में ऐसी चीज़ें बनती है कि क्या आपको पता है कि ये क्या टेक्निक है। आप IAS बनने चाह रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके फायदे बहुत हैं। जैसे पहला फायदा क्या है कि जुताई ना करने से समय और धन का बचत, पहले ही बता दिया। जुताई ना करने के कारण भूमि का जो अपर्दन होता है, मिट्टी जो चाहे हवा के द्वारा चाहे जल के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं, तो एक दूसरे को पकड़े रहेगा, तो वो बर्तन नहीं होगा। इससे भूमि में नमी बनी रहती है। जब तक आप उसके जो रंध्र होते हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं आता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जोत देते हैं या उसके जो रंध्र होते हैं उसको काट देते हैं, तो ये पानी जो होता है ना वाष्पीकृत होने लगता है। तो जब आप उसको काटेंगे नहीं, रंध्र जो है पैक रहेंगे, तो उसमें नमी भी बना रहेगा। इसके अलावा भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को क्षति नहीं पहुँचेगा। जो मिट्टी के अंदर अच्छे जीवाणु हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, और जो ऊपर से चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो भी अच्छी हैं, वो भी क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि अगर उसी अवशेष को आप जला दिए तो वो तो नष्ट हुआ ही हुआ, जो मिट्टी के अंदर जीवाणु हैं वो भी जल जाएंगे अच्छे वाले, तो हानिकारक होता है। लेकिन अगर आपने उसी को बिछा दिया तो ये क्या हो जाता है, डबल फायदे हो जाते हैं। इसके अलावा कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होगा। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनके अंदर जान है, जैसे कि जीव जंतु, जैसे कि वनस्पतियाँ, इनके अंदर कार्बन है और इन्हीं को आप घटित करके अकार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीव बदलते हैं। तो जब आप उसमें इतने ज़्यादा पहले से कार्बनिक पदार्थ हैं तो आपको अलग से और खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होगा। जब उसमें आप एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका क्या होगा, वृद्धि होगा। साथ ही फसल की बुआई में समय कम लगेगा। ऐसे क्या होता है, एक बार खेती को मतलब जुताई कीजिए, पानी डालिए, अगर नमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हम बीज लगाते हैं तो समय कम लगेगा। सीधे फसल काटा और उसमें बीज डाला, ऊपर से जो है लेयर बिछा दिया, काम खत्म हो गया। तो ये सारे फायदे होंगे। हानियाँ क्या होगा, थोड़े से खरपतवार ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी, खरपतवारों को भी तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं।
उन्हें भी तो हेल्दी माहौल मिलेगा। अगर आपके बीज को फसल को हेल्दी माहौल मिलेगा तो खरपतवार को भी तो मिलेगा। पहले के ज़माने में फसलों में खरपतवार बहुत होते थे तो लोग निराई किया करते थे, अभी कोई निराई नहीं करता। ले जा करके क्या करते हैं, ऐसे दवा छिड़क देते हैं कि खरपतवार मर जाए। और वो क्या करते हैं, सिर्फ खरपतवारों को ही नहीं, मिट्टी में जो अच्छे जीवाणु है उनको भी मार देता है, जो फसल है उसको भी नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि हमें लगता है कि बस वही डालो सबसे आसान है। लेकिन पहले लोग पूरे के पूरे सीजन घास मतलब खेतों में से कई शिफ्टों में निकालते रहते थे। एक बार निकालते थे दोबारा हो जाता था, फिर निकालते थे दोबारा हो जाता था। तो उन्हें मेहनत बहुत करना पड़ता था, लेकिन वो क्या होता था, पौष्टिक होता था, हेल्दी होता था। अभी गन्ने वगैरह की खेती कोई गुड़ाई नहीं करता है, मोस्टली लोग ले जा करके दवाई डाल देते। पहले लोग उसी घास को खत्म करने के लिए बार बार गुड़ाई करते थे, जिससे जो गन्ना होता था उसको बढ़िया मिट्टी मिल जाता था, भुरभुरी मिट्टी, और वो बहुत तेजी से ग्रो करता था। तो जो लोग करते थे ना उसके पीछे बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी थी। अभी हम हर चीज़ से मतलब काम करने से दूर भागने लगे हैं, पैसे का हर जगह उपयोग कर रहे हैं, हर चीज़ सस्ता, हर चीज़ आसान कर रहे हैं, तो हमें उसका दुष्परिणाम बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन अभी हम उतनी दूर तक सोच नहीं पा रहे। अभी हमें ये बहुत आसान लगता है कि कीटनाशक डालो, क्या ज़रूरत है। तो ये हानियाँ हो सकती हैं। आगे है जैविक कृषि, ये भी काफ़ी चर्चा में। इंडिया का जो आपका सिक्किम है, ये भी जैविक कृषि वाला एकमात्र राज्य बन गया है। और जैविक कृषि का मतलब क्या होता है कि इसमें रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक किसी भी चीज़ को हम बिल्कुल न्यूनतम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। उसमें हम ऐसे ही गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या दूसरी जो भी आपकी जैविक चीज़ों से खाद बनते हैं उनका उपयोग करके उत्पादन करते हैं। उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल या रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते। और ये भी हमारी मिट्टी, जल और वायुमंडल के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और बढ़िया होता है। तो वर्तमान में जैविक कृषि भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और भारत में भी इस पर काम किया जा रहा है। इसके अवयव कौन कौन से हैं, तो जैसे कि कार्बनिक खाद मतलब वे खाद जो जीव जंतु के अवशेष से बने। साथ ही जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक पद्धति से ही खरपतवार नियंत्रण की पद्धति ढूंढा जाए, रासायनिक कीटनाशकों या ऐसी चीज़ों का उपयोग न किया जाए। साथ ही जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, यानी कि सब कुछ इसमें जैविक ही होगा। और फायदा क्या होगा, अगर कृषकों की दृष्टि से देखेंगे तो उपज बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी मिट्टी का। साथ ही सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होगा, जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करना पड़ेगा, कम सिंचाई होगा। रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है ये कम हो जाएगा, तो लागत भी कम हो जाएगा, जो कि बहुत महंगे आते हैं। साथ ही फसल की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगा, उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी वृद्धि होगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और मिट्टी की दृष्टि से क्या फायदा होगा, जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। जो समाप्त हो रहा था, जो ऊसर हो रही थी, वो मिट्टी धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उर्वर हो जाएगी। इसके अलावा भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जो क्षमता कम हो गई है मिट्टी की वो भी बढ़ जाएगी अगर हम जैविक कृषि करेंगे तो। इसके अलावा भूमि में जल का वाष्पीकरण कम होता है, यानी कि जो भूमि से जल का वाष्पीकरण दर है ये भी घट जाएगा। तो ये सारे फायदे। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से बात करेंगे तो हमें इससे क्या फायदा होगा, तो पहला तो भौम जल स्तर में वृद्धि होगा, क्योंकि हम पानी का कम निष्कासन करेंगे, कम उपयोग करेंगे तो भौम जल स्तर मेंटेन होगा। साथ ही मृदा, खाद्य पदार्थों और भूमि के जल के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगा। प्रदूषण का जो स्तर है जल की, मिट्टी की, इन्वायरमेंट की, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जैविक कृषि की वजह से। साथ ही और क्या फायदे होंगे, कचरे का उपयोग खाद के रूप में करेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी। जहां हम फल फ्रूट और सब्जियों के छिलके क्या करते हैं, कूड़े में डाल देते हैं और जाके शहर के बाहर वो गजे रहते हैं। अगर हम उनको मिट्टी में डालेंगे तो कहीं ना कहीं कचरा नहीं होगा तो बीमारियां भी नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि फसलों के उत्पादन में जो लागत आता है वो कम होगा, क्योंकि मिट्टी उर्वर है, पानी की क्षमता भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, तो हमें एक्स्ट्रा उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या होगा, फायदेमंद होगा। और साथ ही ऐसे उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड बहुत है, तो ऐसे उत्पाद महंगे बिकते हैं, तो उससे आप पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप निर्यात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं फायदे ही फायदे हैं, हर तरह का फायदा। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें, मिट्टी की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें तो जैविक कृषि से फायदा ही फायदा है, नुकसान आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये कृषि भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मिश्रित फसल उगाना या दिक् परिवर्तन कृषि। मिश्रित कृषि भी 3 तरह का है। एक है आपका पॉली
मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वैरायटी वाले फसल को एक साथ, जैसे कि मक्के की ही बहुत सारी प्रजातियां, पॉलीवैराइटल मतलब कि एक ही फसल की अलग अलग प्रजातियां, जैसे मान लीजिए कोई एक फसल ले लीजिए, जैसे मक्का ही ले लीजिए, तो इसकी भिन्न प्रजातियां, कुछ होंगी जो जल्दी हो जाएंगी, कुछ होंगी जिनमें ज़्यादा समय लगेगा, कुछ होंगी जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो एक ही फसल की कई प्रजातियों को एक खेत में लगा दीजिए, जो जल्दी होगा वो उसको हम जल्दी काट लेंगे, उसके बाद वाले को उसके बाद जो है खाद पानी मिल जाएगा, वो भी ग्रो कर जाएगा, फिर वो खत्म होगा तो लास्ट वाले को फिर बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनको ज़रूरत होगा खाद का, पानी का और इन सारी चीज़ों का ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो फल आता है तो उस टाइम में ज़्यादा इनको ज़रूरत होता है पौष्टिक चीज़ों का या पोषण का। तो जब ये स्टेप बाय स्टेप उगेंगे तो सबको ज़रूरतें भी मिल जाएंगी और आप एक ही खेत में बहुत सारी वैरायटी भी उगा लेंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब ये चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे फ्लावर्स हो या कोई और चीज़ हो, अगर आप एक ही खेत में एक ही फसल के भिन्न प्रजातियों को एक साथ उगा ले रहे हैं उनके टाइम पीरियड के अंतराल के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीवैराइटल हो जाएगा, यानी कि विभिन्न जो है प्रकार। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब जानते हैं क्या होता है? इसमें आप देखेंगे कि जो है 2 से अधिक प्रकार के पौधे उगाइए, जैसे गेहूं के साथ जो है मटर पहले लोग बोते थे, या गेहूं के साथ सरसों, यानी कि 2 से अधिक फसल एक साथ उगाइए। अगर आपका गेहूं खराब हो जाए तो सरसों से फायदा हो जाए, सरसों खराब हो जाए तो गेहूं से फायदा हो जाए, और दोनों फसलें एक साथ रहती हैं तो नुकसान भी नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो बाकी पौधे भी उसके साथ ग्रो कर जाते हैं। जैसे सरसों के साथ मटर लोग लगा दिया करते थे, तो पहले इस तरह की खेती गाँव में लोग बहुत करते थे, लेकिन अभी ये देखने को नहीं मिलता। अब हम एक खेत में मटर लगाते हैं तो मटर ही मटर होता है, एक खेत में गेहूँ होता है तो गेहूँ ही गेहूँ, क्योंकि कंबाइन से कटवाना होता है तो 2 फसल एक साथ नहीं लगा सकते। पहले व्यक्ति खुद काटते थे तो वो धीरे धीरे करके निकाल लेते थे फसल को और दूसरी फसल को फिर बाद में काट देते थे, तो इससे भी क्या होता, 2 फसल एक ही खेत में हो जाता था और वह एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाते थे, तो ये फायदा हो जाता था। इसी को कहते हैं इंटर कृषि, ठीक है, ये आपका इंटर हो जाएगा। इसके बाद आपका है बहुसस्यन। बहुसस्यन में भी ये होगा कि यहाँ पे कई फसल एक ही खेत में लगाई। एक आपका हो गया पॉली, यानी कि एक ही फसल की भिन्न प्रजातियाँ, और इसमें क्या होगा, एक ही खेत में अलग अलग फसलों की जो है एक साथ उगाना, यानी कि एक खेत में 2-3 फसल उगा लीजिए, लेकिन उनके होने का जो अंतराल है वो लेट हो। जैसे आप सरसों भी लगा दीजिए, आप उसमें मटर भी लगा दीजिए, आप उसमें मसूर भी लगा दीजिए। मसूर छोटे आकार का होता है, जमीन में हो जाएगा, मटर लता होती है तो सरसों पे चढ़ के हो जाएगा, और इस बार सरसों ज़्यादा बड़ा होता है तो वो सबसे लास्ट में होता है। तो मसूर जल्दी हो गया, उसके बाद मटर हो गया और सरसों लास्ट में हो गया, तो एक साथ आपने 3 फसल, तो ये आपके क्या हो गया, बहुसस्यन, यानी कि बहुत सारे फसलों को आपने एक खेत में उगा लिया, ये बहुसस्यन हो जाएगा। लेकिन पकने का अंतराल अलग होना चाहिए ताकि सबको जो है बारी बारी से पोषक तत्व मिल जाए, ठीक है। और अगर इंट्रा की बात करेंगे तो 2 फसल पैरेलल, और पॉली की बात करेंगे तो एक ही फसल की भिन्न प्रजातियाँ, और वो भी क्या स्टेप बाय स्टेप होने वाली, ताकि सबको पोषक तत्व मिल जाए। ये बात समझ में आ गई। जैसे गन्ने के खेत में आप सरसों भी उगा सकते हैं, आप जो है अन्य फसलें, क्योंकि गन्ना एक साल लगता है, ठंडक में आपने गन्ना लगाया और ठंडक में आप मटर और मसूर भी उगा सकते हैं। आपने उसमें लगा दिया, मसूर को काट लिया, सरसों को काट दिया, लास्ट में गन्ना भी हो जाएगा, तो एक ही खेत में आपने 3 फसलें उगा ली, तो ये क्या हो गया, आपका बहुसस्यन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये कृषि के मतलब जो प्रकार है। अब फसल का चक्रीकरण यानी कि रोटेशन, जैसे कि कोई पौधा ऐसा है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए, उसको ज़्यादा समय लगता है पकने में, तो उसको काटने के बाद आप फिर कम पानी वाले, कम खाद वाले और जल्दी होने वाले फसल लगा दीजिए। जैसे धान के बाद मटर, मटर के बाद फिर गेहूँ लगा दीजिए। इस टाइप से अगर आप करते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी जो है फसल का चक्रीकरण हो जाता है, यानी कि एक बार फली वाला लगाइए, उसके बाद फिर खाद्यान्न, फिर फली वाला और फिर खाद्यान्न, तो ये आपका हो जाएगा जो है फसल का चक्रीकरण। जैसे उदाहरण है, हरा चना के बाद गेहूँ लगा दीजिए, गेहूँ काटने के बाद मूंग लगा दीजिए, या मूंगफली लगाइए, मूंगफली के बाद गेहूँ लगा दीजिए, गेहूँ के बाद फिर से मूंग लगा दीजिए, या आप अरहर लगाइए, गन्ना और गेहूँ लगा दीजिए। इस तरह से धान के बाद गेहूँ और गेहूँ के बाद मूंग, यानी कि जो फली वाली फसल है कम से कम 1 या 2 बार उसका नंबर आना चाहिए, क्योंकि वो कम समय में होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। तो इसी को कहते हैं हम जो है
फसल का छत्तीकरण। इसके अलावा मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें 3 प्रकार के हैं, मुख्य, गौण और सूक्ष्म। मुख्य में आपके क्या आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये सबसे ज्यादा इनकी जरूरत होती है मिट्टी की। खाद के रूप में हम इन्हीं को ज्यादा डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजन को लोग सबसे ज्यादा डालते हैं, उसके बाद फास्फोरस और सबसे कम पोटास। तो ये 3 जो है मिट्टी के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो उनको जरूरत होती है। गौण में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाते हैं। ये गौण में आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करता है। कैल्शियम क्या, मजबूती देता है। ये सारी चीजें हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, जिंक, कॉपर, अन्य जितने भी आ जाएंगे, बोरान वगैरह, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, सूक्ष्म में। जो बृहद है ये 3 याद होना चाहिए और 3 याद होना चाहिए, बाकी जितने बचे सब क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, आसान है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये आपके गौण है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो सल्फर है ये पोटास है, ये आपका मुख्य है। इसके बाद जितने बचे वो सारे सूक्ष्म में आ जाएंगे, जिनकी जरूरत मिट्टी को बहुत कम होती है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन, अच्छा आपकी ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत में 2005-6 में लाया गया था, तो ये याद रखेंगे। भारत में बागवानी मिशन कब आया, तो 2005-6 में आया है। ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है फलों और अन्य जो भी फसल होते हैं इनको बढ़ाने का काम किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 85% का योगदान दिया था। बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में आया है, और इसमें केंद्र सरकार ने 85% का योगदान दिया और राज्य सरकार ने 15% का योगदान दिया, इसको लागू करने में या बढ़ावा देने में। तो ये एग्जाम में पूछता है कि कब आया था मिशन, बागवानी मिशन 2005-6। दूसरा है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 में ये लाया गया था। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, यानी कि कृषि जो है वो टिकाऊ हो, उसमें उत्पादन बढ़े और साथ ही जो है ज़्यादा फायदेमंद हो, जलवायु के प्रति उसमें झेलने की क्षमता हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके टिकाऊ कृषि मिशन लाया गया था 2014-15 में। इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फूट में बताना है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो संरक्षण कृषि के अंतर्गत आएंगे? और संरक्षण कृषि का मतलब होता है कि कृषि को संरक्षित रखें, उसकी मिट्टी को, उसके पानी को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें, ये संरक्षण कृषि कहलाता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, खुद में आंसर देना है। पहला है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, यानी कि एक ही प्रकार की कृषि होती रहे, जैसे धान का हो तो धान ही धान, गेहूं हो तो गेहूं ही। एक धान्य कृषि, धान्य मतलब होता अनाज, एक अनाज कृषि को ही बढ़ावा दे, क्या ये सही है? दूसरा, न्यूनतम जोत को अपनाना। तीसरा है बागानी फसलों की खेती का परिहार। तीसरा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। चौथा है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। पहला वाला गलत कैसे होगा? गलत कैसे होगा? पूरे साल में एक ही बार उगाए तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नहीं, बात है ना कि एक ही फसल से खेत में आप उगाएं बराबर, मतलब बार बार एक ही फसल। तो पहला पॉइंट है कि एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, मतलब एक ही अनाज को ही आप उगाते रहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ना। इसमें अंतरा हो या आपका चक्रीकरण हो, गलत हो जाएगा। हाँ, तो पहला गलत हो गया। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है, आपको बाकी सब सही लग रहा है? न्यूनतम जोत को अपनाना, दूसरा बागानी फसलों की खेती का परिहार, तीसरा क्या बागानी कृषि अच्छी होती है मिट्टी के लिए? तो आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा?
तीसरा बागानी है। पहला तीसरा हटा देंगे और दूसरा चौथा पांचवा, ठीक है, कैंसिल हो गया। क्योंकि बागानी जो चाय कहवा होता है इसमें मिट्टी को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, तो इनको वहीं पे उगाए जहाँ पे हम उगाना मौजूद नहीं, इनको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका परिहार, मतलब कि उन्हीं को बढ़ावा देना। अपरिहार मतलब कि हम उसके प्रति, जैसे कहते हैं कि अपरिहार मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और परिहार मतलब कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। पहला है जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। दूसरा है NPOP के कार्यान्वयन या क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में काम करता है। और तीसरा है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक कृषि वाला। अब आपके पास फ्रूट है 1 2, फिर है 2 3, फिर है केवल 3 और फिर है तीनों। हाँ, तीनों भी दिया। अच्छा, एक 3 है। अच्छा, समझ में नहीं आया। हाँ। ग्रामीण वाला जो कोई संस्था है जो आप बताई नहीं है, इसके बारे में थोड़ा अच्छा, ये जो संस्था है देखिए APOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में काम करेगा। ये संस्था है जो जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो पहला वाला नहीं सही है कि जो कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसको ध्यान देगा, ठीक है। तो इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कौन सा जो है कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है, कौन सी पद्धति है जो कृषि में जल के संरक्षण को सहायता करेगा। तो पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। जिप्सम का उपयोग किस मिट्टी में किया जाता है, क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। इसका मतलब जब क्षारीयता कम हो जाएगा तो वो पानी को कम धारण करेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हर चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, कुछ आपको अपने दिमाग से भी सही करना होगा। तो क्या हो गया, ये भी सही हो गया। जब कोई चीज क्षारीयता को कम करेगा तो पानी धारण क्षमता कम होगी। जैसे आपके शरीर में जब नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आप कोई बहुत नमकीन चीज खाते तो बार बार प्यास लगती है, और आप कोई खट्टा चीज खा लीजिए प्यास नहीं लगेगा। तो क्या हो गया, यानी कि जब नमक की मात्रा कम हो जाएगी मिट्टी में तो पानी की डिमांड भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो आपके तीनों सही हो गए। नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति, सबको पता है, मत्स्य उत्पादन। धूसर क्रांति उर्वरक, गुलाबी रजत, इंद्रधनुष समस्त कृषि उत्पाद से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपात उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आप कृषि में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उपयोग करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। तो पहला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीव का मिट्टी में प्रचुरोद भवन हो सकता है। दूसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा, भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है। बताइए बच्चों कौन सा होगा। हाँ, में है। देखिए ऑप्शन में है पहला, तीसरा, सिर्फ दूसरा, दूसरा, तीसरा या सभी।
वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित है। और तीसरा, इसके अंतर्गत बाजरा, मूंग, रागी और ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। क्या हो जाएगा? तीनों सही है ना? आपको पता ही है मोस्टली 25 से कम सेंटीमीटर लिया जाता है, लेकिन भारत में 25 और 55 सेंटीमीटर के बीच आता है। नेक्स्ट है आपका जैविक खेती के अवयव हैं। खेती अवयव मीन्स पार्ट, उसके भाग। तो पहला है जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, दूसरा जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, तीसरा कार्बनिक खाद, चौथा जुताई रहित खेती। फिर से सुन लीजिए, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कार्बनिक खाद और जुताई रहित खेती। जुताई जीरो टिल वाली की बात कर रहे हैं ना। जैविक कृषि में इसका मैंने ये उल्लेख किया कि जुताई नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जुताई रहित का ओह माय गॉड, अभी तक कंफ्यूज है आप लोग। फिर से सुनिए, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति सही है ना। दूसरा खरपतवार में जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कार्बनिक खाद, मिलाया जाएगा उसमें ना। कार्बनिक खाद मतलब क्या? जीव जंतु वनस्पतियों के अवशेष वाले खाद। ये कार्बनिक खाद है, कंपोस्ट और हरे पेड़ पौधे पत्तियों वाले खाद, ये कार्बनिक खाद हो गए। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश करेंगे तो अकार्बनिक हो गए। तो तीनों सही है, ठीक है। इसमें जितना भी होगा सब जैविक और कार्बनिक चीजों का ही प्रयोग होगा, अजैविक और अकार्बनिक चीजों का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और जीरो टिल तो अलग कृषि हो गई, उसका जैविक से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है जुताई रहित कृषि के लाभों की पहचान कीजिए। अगर आप बिना जुताई खेती करेंगे तो क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे? पहला है भूमि अपरदन कम होता है, दूसरा खरपतवार में बेहद कमी आती है, तीसरा बिल्कुल इसीलिए कहते हैं जब पढ़े तो बिल्कुल माइंड को भी एक्टिव रखें। तीसरा भूमि में नमी बरकरार रहती है, और चौथा अधिक खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है, और चौथा नाइट्रोजन की अतिरिक्त मात्रा को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा क्या है? तीसरा है भूमि में नमी बरकरार रहती है, चौथा है अधिक खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है। मैंने बताया था कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है। गलत हो गया, यानी कि आप ऊपर से उल्टा सीधा उसमें नहीं डालेंगे तो उसमें जो जीवाणु है, जो स्वस्थ जीव है, वो क्या करेंगे? वो बढ़ेंगे, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा उलट दिया और आप लोग ठीक जो है गलती बस सोचिए, एग्जाम में ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब पढ़ाते हैं एक एक पॉइंट को ध्यान दिया कीजिए कि मैम क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, तो दो गलत हो गया ना, एक आपका चौथा गलत हो गया, और खरपतवार अब कमी नहीं आएगी, बढ़ेगी, ये इसका जो है गलत पॉइंट था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव प्रबलीकरण को सही परिभाषा है? जैव प्रबलीकरण की सही परिभाषा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जो जैविक चीजें हैं उनकी प्रबलता यानी कि अधिकता। पहला है मृदा की पोषक गुणवत्ता में जैविक अभिकर्मता के प्रयोग द्वारा समृद्धि, दूसरा पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन, तीसरा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के द्वारा जीव में कार्ब धात्विक यौगिक की वृद्धि, और चौथा है कि आपका उच्च उपज वाली किस्मों के प्रजनन के लिए आनुवांशिक परिवर्तन पादपों को अपनाना। एक ही कोई इसमें इसको बता रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैव प्रबलीकरण की सही परिभाषा है? पहला है मृदा की पोषक
समृद्धि। दूसरा है पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन। और तीसरा है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के द्वारा जीवों में कार्य धात्विक यौगिकों की वृद्धि। और चौथा है उच्च उपज वाली किस्म के प्रजनन के लिए आनुवांशिक परिवर्तन पात्रों को अपनाना। तो सी डी तो इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। पहला अब पहला सबका पहला है मृदा की पोषक गुणवत्ता में जैविक अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा समृद्धि। और दूसरा पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन। समझ में आ रहा है? हाँ यही है, सेकंड वाला सही है कि आपको जैव प्रबलीकरण लाना है। जैव प्रबलीकरण का सही उदाहरण कौन सा है? तो पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी जरूरतें हैं उसको बढ़ावा दीजिए, वही क्या है? जैव प्रबलीकरण है। ठीक है, और कृषि को बढ़ाने के लिए जैविक चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, तो ये क्या हो गया? यही हो गया जैव प्रबलीकरण। नेक्स्ट है आपका दिक् परिवर्तित कृषि पद्धति की योजनाओं में से असत्य युग्म को पहचानिए। इसमें से कौन सा है जो असत्य है? पहला है कि पॉलीवराइल जो है वराइटल, मैंने बताया था ना, पॉलीवराइटल सामने दिया है एक प्रकार के पौधों की ही विभिन्न किस्मों को बोला बहुसस्यन। सही है। पाली में तो ऐसे तरीके के पौधे होते हैं। जैसे लगे आप लोग झगड़ा करते हो। चलो मैं पढ़ रही हूँ और बताओ सही है कि नहीं। पॉलीवराइटल मतलब एक प्रकार के पौधों की विभिन्न किस्में। हाँ सही क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग आपस में? एक ही पौधे की बस वो पकने का अंतराल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है बहुसस्यन, विभिन्न समय या समय कालों में परिपक्व होने वाले फसलों को एक साथ बोना। बहुसस्यन यानी कि सही है ना? वही तो है गन्ने के सरसों और जो है या क्या चीज सही है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए जैसे हम लोग कह रहे हैं सही है, तो आप थोड़ा उसको नहीं, हमको लग रहा है कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज हैं इतना अच्छे से समझाने के बाद कि मैंने इसको इतना अच्छे से क्लियर किया, फिर भी तुरंत कंफ्यूज हो जा रहे। तो एग्जाम में जाके तो आप लोग क्या करोगे पता नहीं। बहुसस्यन में क्या होता है? विभिन्न समय या समय अंतरालों पर होने वाले जो फसल होते हैं उनको बहुसस्यन कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है इंटरक्रॉपिंग, एक ही समय पर दो या दो से अधिक प्रकार के पौधे लगाना। जैसे मैंने कहा था गेहूं के साथ सरसों, गेहूं के साथ मटर, दोनों एक ही साथ होंगे ताकि एक खराब